Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today our topic of discussion is the Galilean transformation. Galilean transformation ये गैलीलियो गैलीली ने हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दी थी। गैलीलियो गैलीली पीसा में पैदा हुआ था 1564 में, और ये इसका जो काम है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं था, बल्कि इसने बहुत ज़्यादा फिजिक्स में इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा है। ये गैलीलियो गैलीली एक एस्ट्रोनॉमर था, इंजीनियर था, और इसे फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहते हैं। इसका ज़्यादातर काम जो है इसने किया फिजिक्स में। जो सर्विसेज हैं वो स्पीड पर, वेलोसिटी पर, ग्रेविटी, इनर्शिया, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिविटी पर इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों को पता है इटली, पीसा इटली का शहर है, और इटली में एक लीनिंग टावर है। इटली में यानी पीसा सिटी में ही एक लीनिंग टावर है, और वहाँ पर इसने पहली दफ़ा एक पेंडुलम लीनिंग टावर पर बनाकर पीसा उस लीनिंग टावर की हाइट फाइंड की थी, और उसी लीनिंग टावर से दो मुख्तलिफ मैसेज के ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया था, जिससे इसने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया कि बॉडीज चाहे उनका मैस कम हो या ज़्यादा हो, वो एक ही ग्रेविटी, उन पर ग्रेविटी एक जैसी एक्ट करती है और वो इकट्ठे ज़मीन पर गिरते हैं। गैलीलियो टेलीस्कोप के बारे में भी आपने सुना होगा, तो ये भी इसी की इन्वेंशन है, इसी ने ही कंस्ट्रक्ट की थी। एनीवे, हम इसकी सर्विसेज की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में कोऑर्डिनेट सिस्टम है। किसी भी, आप जहाँ बैठे हैं, मतलब आप किसी रूम में बैठे हैं, तो उसी रूम आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप लोग उसी रूम का में कोई एक कॉर्नर जो उसको आप रीजन समझ लें, तो आप अपनी किसी भी रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन तमाम को पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो कि वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या जी एक्सेस से कितने डिस्टेंस पर हैं, तो वो आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। आप लोग कहीं भी हैं तो वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप उसी जगह को ले सकते हो। यानी आपको समझ लें, नॉर्मली हम फिजिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर रुका हुआ है, रेस्ट में या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन फिर ज़ाहिर नहीं होगा, तो हम उसे कहेंगे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो यानी अगर, या फिर अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है और वो रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो फिर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। यानी अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक लीनियरली मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। मतलब कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक्सेलरेशन रखता है, चाहे वो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तो उसे हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप लोग याद रखेंगे, इनर्शियल ये कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। इनर्शियल नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक और खूबी ये है कि इसमें न्यूटन्स लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, वैलिड होते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये वैलिड नहीं होते। आप लोग इसके सिंपल से एग्जांपल ले लो ना। आप ट्रेन में जा रहे हो और अपने ट्रेन के की बेस पर के फ्लोर पर आपने एक बॉल रख दी है, तो आप नोट करेंगे ना कि अगर तो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है या रेस्ट में है, तो बॉल को कुछ नहीं होगा, वो अपनी जगह पे पड़ी रहेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है। लेकिन अगर वही ट्रेन एक्सलरेट करने लग जाती है, यानी अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी और उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दी, तो आप देखेंगे वो बॉल जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहेगी, बल्कि मूव करना शुरू कर देगी। अब देखें, न्यूटन तो ये कहता है कि हमने अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट में चेंज आएगी, जबकि बॉल पर तो हमने फोर्स भी नहीं लगाई और उसकी स्टेट में चेंज आना शुरू हो गई। अगर वो
उस ट्रेन में है जो एक्सेलरेट कर रही है। आप शायद इस बात को समझ गए कि अगर एक्सेलरेट करती हुई, अगर अगर आपने बॉल को किसी भी बस, कार या ट्रेन के फ्लोर पर रखा है, तो अगर वही ट्रेन या बस या कार एक्सेलरेट करती है, यानी अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है, या ब्रेक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी और उसने अपने आप को रोकना शुरू कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दी, तो आप देखेंगे वो उसमें रखी हुई जो बॉल है वो एक्सेलरेट करना, वो मूव करना शुरू कर देती है। अब उस पर फोर्स तो लगी नहीं, फिर मूव कैसे करने लग गई? इसका मतलब है जब किसी कार, बस या ट्रेन ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, तो उसमें वो एक्सेलरेटेड फ्रेम बन गया, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, और उसमें न्यूटन लॉ वैलिड नहीं रहे, उसमें न्यूटन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहा। तो हम फिर कह सकते हैं इन शॉर्ट कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं और नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होते। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स अप्लाई, जीरो फोर्स होती है और उसके नतीजे में एक्सेलरेशन भी नहीं होता। जाहिर बात है, अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो होगी और उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, और इसी तरह अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है फिर भी नेट फोर्स जीरो होगी और एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो वहाँ फोर्स जो है वो वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, या फिर ऐसे कह रहे हैं कि आप अगर फोर्स नहीं भी लगा रहे तो वहाँ एक्सेलरेशन मौजूद होगा। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर मौजूद चीज़ों पर फोर्स लगेगी, या फिर अगर फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी विदाउट फोर्स, जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ भी वैलिड नहीं होगा। विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन पैदा होगा, या अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो फोर्स, या फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो भी एप्लीकेबल, मतलब न्यूटन लॉज जो हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं होते और इनर्शियल में वो वैलिड होते हैं। और एग्जांपल तो मैंने जैसे आपको दिए हैं, ये गाड़ी की, अगर कोई कार, बस या जिस रूम में बैठे हैं वो रेस्ट में है तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा, या फिर अगर वो कार, बस या ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर वो एक्सेलरेट कर रही है, कोई भी कार, बस या ट्रेन, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी एक ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी जगह पर जहां से आप अपनी पोजीशन को, या किसी भी बॉडी को, उसमें उस जगह पर मौजूद किसी भी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। और अगर वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है तो हम कहेंगे ये नॉन इनर्शियल है, और अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यहाँ पर अगर हम देखें ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो उससे पहले आपको ग्लेलियन प्रिंसिपल ऑफ ग्लेलियन रिलेटिविटी पढ़ना, देखना होगा। रिलेटिविटी असल में किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट करना, ये रिलेटिविटी है। किसी भी एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट करना, ये रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी आप देखोगे, जैसे रिलेटिविटी की आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है तो वो ट्रेन में बैठे हुए दूसरे लोगों के हिसाब से तो रेस्ट में होगा, लेकिन बाहर जो लोग हैं उनके हिसाब से वो मूव कर रहे हैं, खास स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोशन जो है ना, ये एक्चुअल में रिलेटिव है। रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब ये नहीं, किसी भी मूव करती हुई बॉडी को ये नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्यूट है। ये यानी किसी भी मूविंग बॉडी या कोई बॉडी जो रेस्ट में है उसको ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक कहे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको हर एक कहे ये रेस्ट में है, या अगर वो मूव कर रही है बॉडी तो उसे हर एक कहे ये मूव कर रही है, इतनी एक ही स्पीड बता रहा हो। मतलब कि मोशन या रेस्ट ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। एब्सोल्यूट तो तब होंगी ना जब हर हर एक देखने वाला उसको, अगर वो रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही कहे। लेकिन कोई भी बॉडी जो किसी एक बॉडी के लिहाज से रेस्ट में है, किसी और बॉडी के लिहाज से रेस्ट में नहीं हो सकती। और जिस जिस तरह आप लोग देख सकते हो कि ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट में है, लेकिन बाहर के लोगों के हिसाब से वो रेस्ट में नहीं है। इट मीन्स के रेस्ट पोजीशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, और इसी तरह मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि जब भी कोई बॉडी, आप गाड़ी पे, रोड पे जा रहे हैं, तो आप एक कार को ओवरटेक करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्पीड उस कार की स्पीड से ज्यादा है।
और जब हम मूव उससे उसके पास से गुजर रहे हैं तो आपकी उसके हिसाब से जो मोशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाहर रोड के बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ देख रहा हो उसके हिसाब से आपकी स्पीड है। तो इसका मतलब है कि मोशन जो है ये भी रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह ज्यादातर चीजें रिलेटिव ही होती हैं। मसलन आप टाइम की बात करें तो टाइम भी रिलेटिव है। जैसे अगर मैं टाइम बताता हूँ तो वो मैं यहाँ के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त यूएसए या यूके में है तो उसके हिसाब से वही टाइम डिफरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं टाइम भी रिलेटिव नहीं है। इसी तरह पोजीशन भी रिलेटिव नहीं होती। तो ये अगर हम चीजों को रिलेट करें, वो चीजों को रिलेट करना एक्चुअल में रिलेटिविटी है। तो गैलीलियो ने एक हमें प्रिंसिपल दिया था जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी कहते हैं। वो ये कहता है अपने प्रिंसिपल में कि जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं या लॉ ऑफ न्यूटन लॉज हैं या लॉ ऑफ मोशन है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे के सारे एक जैसे होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है तो उनके लिए ये लॉज एक जैसे होंगे। मसलन आप लोग ये फिगर यहाँ पर देख सकते हो, ये एक गाड़ी एक खास स्पीड से जा रही है। तो अगर आप लोग इसमें ये एक लड़का खड़ा है और ये एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है तो वो सीधी जाएगी बॉल और उसके हाथ में आ जाएगी। तो उसको तो ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे बॉल जो है वो स्ट्रेट अपवर्ड गई है और वापस आ गई। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बाहर खड़ा हुआ जो आदमी है बाहर रोड के बाहर जो रेस्ट में है उसको जो बॉल का पाथ है वो डिफरेंट फील होगा और उसे प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ फील होगा। यानी गाड़ी अगर यहाँ खड़ी है और जा रही है यहाँ पर इस पोजीशन पर है तो लड़के ने बॉल फेंकी है। तो जब गाड़ी मूव करेगी मूव कर रही है तो बॉल भी उसी स्पीड से मूव कर रही है जिससे गाड़ी मूव कर रही है। और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट तो वैसे ही है बिल्कुल जैसे लड़के ने ऊपर को डायरेक्शन ऊपर फेंकी थी। अब चूंकि गाड़ी गाड़ी की स्पीड और बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड एक जैसी थी और जो ही ये गाड़ी इस पोजीशन पर गई है नेक्स्ट पोजीशन पर उस वक्त लड़का भी वो नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंच गया। तो लड़के को तो ऐसे फील होगा कि ये इसकी मोशन जो है वर्टिकल है। लेकिन बाहर खड़े हुए आदमी को वो डिफरेंट फील होगी। तो अगर यहाँ से इस एग्जांपल से हमें साफ पता चल रहा है कि अगर ये गाड़ी जिसमें लड़का खड़ा है और ये गाड़ी मूव कर रही है इसके हिसाब से बॉल बिल्कुल वर्टिकल गई और वापस आ गई है। तो बॉल की डायरेक्शन जो पाथ है वो एग्जैक्टली वर्टिकल है। और इसी तरह अगर बाहर कोई साकन बंदा बाहर खड़ा है और रेस्ट में है और वो किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है तो उसको भी बिल्कुल वैसा ही पाथ फील होगा। तो इसका मतलब है कि मैकेनिक्स जो मूव करती हुई बॉडी में या रेस्ट करती हुई बॉडी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकिन दोनों इनर्शियल हैं तो दोनों के लिए वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। ऑल्दो वो डिफरेंट है जैसा कि नजर आ रहे हैं। बाहर से अगर हम देखें तो पाथ वर्टिकल नहीं है बल्कि पैराबोला है। तो थे डिफरेंट लेकिन दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो आदमी बाहर खड़ा है इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से और जो मूव करती हुई गाड़ी में लड़का है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो मैकेनिक्स थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। तो हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मैकेनिक्स एक जैसे होते हैं। ये गैलीलियो ने अपनी गैलीलियन रिलेटिविटी में ये प्रिंसिपल हमें दिया था। यहाँ हमारा जो ये टॉपिक है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देखना। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? असल में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली ये एक मेथड है जिसमें हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज को जैसे पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनको हमने रिलेट करना है। इनको हमने रिलेट करना है कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक खास जो रेस्ट में है या एक खास स्पीड से जा रहा है उसमें जो ये क्वांटिटीज हैं ये किसी और फ्रेम जो उससे डिफरेंट स्पीड में जा रहा है या उस रेस्ट में है उसके हिसाब से ये कैसी हैं क्वांटिटीज। तो ये क्वांटिटीज की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर दिस इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस बात को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन असल में ये क्वांटिटीज की ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस
जो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डिफरेंट स्पीड रखता है। आप इस बात को समझें फिर, अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होंगे। अब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं इनर्शियल, बट दोनों की स्पीड, दोनों की मूवमेंट डिफरेंट है, मोशन डिफरेंट है। तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जो दोनों इनर्शियल हैं लेकिन डिफरेंट मोशन रखते हैं, एक रेस्ट में एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो दोनों में ये फिजिकल क्वांटिटीज की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। यानी अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है किसी भी इवेंट का, किसी चीज का, तो दूसरे में वही उसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है, या क्या चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस हमने उसको देखना। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन असल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटीज है फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए हमने ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए। ये ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में रेस्ट में है, इसको हमने कह दिया एस, ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर ये ब्लैक स्पॉट जो है, यहाँ पर कोई इवेंट हुआ है, इवेंट कोई कुछ भी हुआ है, जैसे कोई आप समझ लें क्रैकर फटा है, कोई एक्सप्लोजन हुआ है, तो ये इवेंट कोई हुआ है, इस इवेंट को ऑब्जर्व किया है। ये स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी किसी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है, कोई भी इधर आदमी खड़ा था और वो देख रहा था। और ये वो फ्रेम जो यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसमें भी किसी ऑब्जर्वर ने इसको ऑब्जर्व किया। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको, इस इवेंट को ऑब्जर्व किया गया है। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है, क्या फर्क पड़ेगा दोनों दोनों के हिसाब से। अगर हम इस इवेंट जहां पर ये होगा, इस स्पॉट, इस पोजीशन के अगर कोऑर्डिनेट को देखें, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, बिल्कुल एक्स एक्सिस पर इवेंट मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऊपर करूं, तो ज़ाहिर है इसके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट होंगे। ये आप आसानी के लिए मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया है, आप वरना अगर आप कोऑर्डिनेट सारे देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लें। फर्ज करें ये इस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसके जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये इस हाइट पर इसका इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स एक्सिस यानी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इसका जो स्पेस कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जी होंगे। यानी कुछ इसकी ये यहाँ से डिस्टेंस एक्स भी बन रहा है, आप देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एक्स भी है, और यहाँ से लेकर यहाँ बुलंदी तक वाई भी है, और ये स्पेस में है तो जी एक्सिस भी है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जी है। और अगर हम टाइम कोऑर्डिनेट की बात करें तो इवेंट जिस वक्त हुआ है, लेट्स से जब हमने इवेंट को स्टार्ट किया और जब हमने ये इसको देखा है, और इवेंट का जो टाइम है, जितनी देर इवेंट होता रहा वो टाइम टी है, तो इसके टाइम कोऑर्डिनेट को हम टी कह देते हैं। तो इसके जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहे हैं वो एक्स वाई जी टी हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसके भी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम और टी प्राइम। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये उससे डिफरेंट है, और डिफरेंट हो भी सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ये फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। बट ये आप लोग याद रखेंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, क्योंकि ब्लू फ्रेम रेस्ट में है, ये भी इनर्शियल, और रेड फ्रेम वी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड वी से मूव कर रहा है, सो दिस इज आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये v स्पीड से मूव करता हुआ रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम एंड टी प्राइम। हम इसके कोऑर्डिनेट, अब हमने इनको रिलेट करना है। तो अगर आप लोग देखें तो एक्स प्राइम, अगर इस यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को देखें तो उस ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस सारा जो है ये एक्स है। बट इफ यू वांट टू रिलेट दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इन टर्म ऑफ एक्स डैश या एक्स प्राइम, तो क्या होगा, ये टोटल जब इवेंट स्टार्ट हुआ है उस वक्त, चूंकि उस वक्त दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोइंसाइड कर रहे थे यहाँ ओरिजिन पर, लेकिन जितने देर में इवेंट होता रहा है उस टाइम को हम कहते हैं टी। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया रेड फ्रेम ने वो है वी टी।
तो इसका डिस्टेंस है vt। तो टोटल x जो है वो किसके इक्वल होगा, x प्राइम प्लस vt, x प्राइम प्लस vt। तो ये हमारे पास आ गया x प्राइम प्लस vt, vt, vt डैश लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये vt, x प्राइम प्लस vt। अभी ये x प्राइम प्लस vt ये डिस्टेंस हो गया x, लेकिन अगर आप लोग देखें ये यही पॉइंट जो है वो अगर यहाँ पर होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल y एक्सिस और z एक्सिस तो सेम होंगे, क्योंकि ये फ्रेम जो रेड है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये वर्टिकल एक्स वाई डायरेक्शन या जी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट नहीं है। सो वाई और जी कंपोनेंट दोनों फ्रेम्स के एक जैसे होंगे। तो हम फिर कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू वाई प्राइम एंड z इज इक्वल टू जी प्राइम। और चूंकि ये मूवमेंट जो है ये स्लो है, वेरी वेरी स्लो है, और एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, चाहे आप लोग ट्रेन पे जा रहे हो या आप कहीं खड़े हो तो देख रहे हो कोई भी इवेंट हो रहा है, मसलन प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है और प्लेटफॉर्म पे ही एक आदमी जो है उसने कोई भी वजन उठाया हुआ जा रहा है, तो ट्रेन में बैठा आदमी उसको देखेगा या प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी उसको देखेगा जिसने वजन उठाया हुआ है, तो दोनों के लिए टाइम एक जैसा गुजर रहा होगा। सो टी और टी प्राइम भी एक जैसे हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट फॉर द फ्रेम विच इज एट रेस्ट और स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट फॉर द फ्रेम विच इज मूविंग वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, दोनों को रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई, लेकिन हमने रिलेट करना था यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट को उस फ्रेम के कोऑर्डिनेट के साथ जो रेस्ट में है, तो वो हमारे पास ये आएंगे। और अगर हम इसी को इस फॉर्म में लाना चाहें, यानी हम जो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में है उसके कोऑर्डिनेट को मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करना चाहें, तो उस सूरत में हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो हम इसको इनको हम कहेंगे इनवर्स गलेलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि y कंपोनेंट, z कंपोनेंट और टाइम, ये तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं ये एक जैसे होंगे दोनों फ्रेम्स में, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो उसमें वेरिएशन आएगी। क्यों वेरिएशन आएगी? क्योंकि एक फ्रेम जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके लिए उस इवेंट का डिस्टेंस जो उसमें चेंज आ रही है। जब चेंज आ रही है तो फिर कोऑर्डिनेट में भी चेंज आएगी, और चेंज जितनी आ रही है वो भी आप देख सकते हो। तो ये वेरी वेरी सिंपल गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। बस आप लोग याद रखें कि गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेरी चेंज है वो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में है, वाई जी और टाइम कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टाइम भी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक जैसा होगा, बिकॉज जो फ्रेम मूव कर रहा है वो बहुत स्लो नॉर्मल आर्म स्पीड से है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स उसका टाइम जो है उसके लिए टाइम और स्टेशनरी फ्रेम के लिए टाइम में कोई फर्क नहीं है। तो हम फिर कह सकते हैं टाइम कोऑर्डिनेट भी सेम है, वाई और जी कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगी, और वो चेंज क्या आएगी? उसी हिसाब से चेंज आएगी जिस हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। तो ये गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलें तो हम अब चेक करते हैं कि अगर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ, अगर एक कोई स्टिक पड़ी हुई है या कोई रॉड पड़ी हुई है दोनों फ्रेम्स में, फ्रेम में कहीं किसी भी जगह पर, तो दोनों फ्रेम्स के लिए उस रॉड की लेंथ में कोई डिफरेंस नजर आएगा। तो हम ये डिफरेंस चेक करते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं वही दो फ्रेम है, एस और एस डैश, दोनों मूव, एक एस डैश जो है एस प्राइम फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं रॉड की लेंथ की, तो वो रॉड जो है उसको इस तरीके से रखा हुआ है कि चूंकि हम ये गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन को ही कंसिडर करते हैं, उसमें वेरिएशन को, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो इसी तरह की होंगी। तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिंपलिसिटी, फॉर सिंपलिसिटी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसको कंसिडर करते हैं। तो एक रॉड जिसकी लेंथ एल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ी हुई है, तो उसको जब पहले उसकी इनिशियल जो लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको हम कह देते हैं वो x1 है। और उसी रॉड का जो नेक्स्ट एंड है, यानी जहां से रॉड स्टार्ट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट होंगे, उस कोऑर्डिनेट को हम x1 कह देते हैं अगर वो x एक्सिस पर पड़ी हुई है। तो और दूसरे एंड को हम x2 कह दें, तो आपको पता है लेंथ को फाइंड करने का फार्मूला x2 - x1 है। लेकिन अगर हम
उस फ्रेम की बात करें जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके लिए वही लेंथ क्या होगी, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। तो अगर हम x2 प्राइम और x1 प्राइम की वही पीछे वाली वैल्यूज पुट करते हैं, तो उन वैल्यू को पुट करने के बाद अगर हम इसको देखें तो एग्जैक्टली सेम आती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी, ये चीज़ें समझने वाली हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान होता है वो इनवेरिएंट होता है, दोनों के लिए एक जैसा होता है, उसमें चेंज नहीं आती। तो अगर कोई लेंथ जो है ये इनवेरिएंट क्वांटिटी है फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और बिल्कुल इसी तरह हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस है वो मूव कर रहा है, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी मूवमेंट जो है ये यूनिफॉर्म है, मतलब दोनों फ्रेम्स ने रहना हमेशा इनर्शियल फ्रेम है। तो एस फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये इसने मूव करना शुरू कर दिया, और इसी तरह जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो दोनों मूव कर रहे हैं बट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जब दोनों की मूवमेंट है इसका मतलब है दोनों की वेलोसिटीज हैं। तो फिर हम इस हिसाब से देखें तो हम अब वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं कि वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है। तो अगर हम कोई भी इवेंट दोनों की मूवमेंट के दौरान देखें, तो कोई भी इवेंट अगर इस पोजीशन पर कोई इवेंट हो रहा है, तो इस इवेंट के लिए ये इवेंट फॉर द टाइम dt बहुत स्मॉल टाइम के लिए हुआ है, तो हम dt को डिवाइड कर दें, उसके पीछे वाली जो इक्वेशन हमारे पास हैं इन्हीं को हम dt पे डिवाइड कर दें, तो आप लोग देख सकते हैं कि टाइम दोनों के लिए एक जैसा है। dz इज इक्वल टू dz प्राइम इज इक्वल टू dz, dy प्राइम इज इक्वल टू dy, dz प्राइम ओवर dt इज इक्वल टू dz ओवर dt। तो इसी तरह हम dt टाइम पे सबको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। अगर आप लोग देखें तो और जी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और जी डायरेक्शन में वेलोसिटी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो एक जैसी होगी क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। इसी तरह दोनों की वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटीज एक जैसी होंगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी का रिलेशन ये होगा, अगर आप लोग इसको dt इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल टाइम, तो ये आएगा डी यू प्राइम एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। तो ये अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं वो पिछली वाली इक्वेशन जो थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ये रिजल्ट ले सकते हैं। और इसी तरह इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को आप वैसे रिलेट कर सकते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेना बहुत आसान होता है कि सिर्फ आप साइन को चेंज कर दें, और जहाँ पर प्राइम है वो जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्वांटिटीज हैं उनको एस प्राइम की क्वांटिटीज में चेंज कर दें, और एस प्राइम की क्वांटिटीज को एस फ्रेम की क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दें और साइन को चेंज कर दें, तो आप लोग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर पहले आप अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से दूसरे को देख रहे हो, तो आप दूसरे के हिसाब से पहले को देख रहे हो, तो क्या होगा, अगर पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले वाला दूर जाता हुआ महसूस हो रहा था, तो अब आप उस हिसाब से अगर आप लोग कोई भी इवेंट के करीब आप जा रहे थे, तो अब आप दूसरे के हिसाब से उतना दूर हो रहे हैं, तो अगर आप ये चीज देख लो, सिर्फ साइन को कन्वर्ट करना, साइन को सिर्फ आपने चेंज करना है, तो इस तरीके से आप लोग हासिल कर सकते हो ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेलरेशन के लिए आप लोग अगेन इन्हीं इक्वेशंस को dt पे डिवाइड करोगे जब, तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो दोनों का एक जैसा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x जो है, अगर आप टाइम के हिसाब से चेक करो तो डी यू एक्स ओवर डी टी ये आ गया, आपके पास आ जाएगा ये डी यू प्राइम एक्स ओवर डी टी, ये आ जाएगा ए एक्स प्राइम, और यहाँ v कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्योंकि फ्रेम s प्राइम जो है ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, सो ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा डी यू प्राइम डी यू एक्स ओवर डी टी एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन दोनों
फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक जैसा आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि इनर्शियल थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक जैसी फोर्स लगती है तो उसके नतीजे में एक जैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स ये इनवेरिएंट हैं, कंप्लीटली इनवेरिएंट हैं इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक जैसी फोर्स से एक जैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, हम ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी वो हर सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जैसे होते हैं और इनमें कोई भी प्रेफर्ड नहीं होता। यही प्रिंसिपल ऑफ गॉसियन रिलेटिविटी है। अगर हम ये इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल को हम देखते हैं कि एग्जांपल है वेरीफाई दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को चेक करना है कि ये इनवेरिएंट है गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक जैसा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम पहले उस फ्रेम में देखते हैं जो रेस्ट में। अगर कोई भी मैस पड़ा हुआ है m1 और वो वेलोसिटी m1 मैस u1 वेलोसिटी से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में उसमें मूव कर रहा है, और कोई और मैस जो जिसका मैस है, कोई और मैस जो m2 है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दोनों कोलाइड करते हैं। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उनका ये टोटल मोमेंटम होगा, और ये बिफोर और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है ये सेम होगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम है। अगर हम इस यहाँ पर ही u1 u2 v1 v2 इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, यानी इसको ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन, यही भी इसकी वैल्यू दूसरे फ्रेम के लिए पुट करते हैं। तो आपको पता है अगर ये वैल्यू यही इसमें पुट करते हैं, जैसे ये u1 इज इक्वल टू u1 प्राइम प्लस v, यानी अगर हम ये वाली ये इक्वेशन जो नजर आ रही हैं इनके लिए हम देख लें, दोनों एक ही बात है। हमें ये तो पता है ट्रांसफॉर्मेशन जी हैं वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन, और ये भी हमें पता है कि अगर वो फ्रेम जो रेस्ट में है उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम ये है, तो वो फ्रेम जो मूव कर रहा है उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही वैल्यू वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू पुट करें। पुट करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें कुछ कैंसिल हो जाती हैं और बाकी हमारे पास रिजल्ट एग्जैक्टली वही आ जाता है जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है जो रेस्ट में है। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल से हमें साफ पता चल रहा है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में है उसके लिए अगर लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था उसके लिए भी एग्जैक्टली वही है। तो दोनों के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये इनवेरिएंट है अगर हम गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करें यहाँ पर। तो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनवेरिएंट होता है, हर के लिए एक जैसा होता है। और आप लोग खुद अपने तौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन की दो पार्टिकल की चेक कर सकते हैं, और ये आप लोग करोगे बिल्कुल इसी तरह होगा वो भी। तो अब आई होप के ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। लॉ ऑफ एक्चुअल में हमारा इस टॉपिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना वो गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझना था। तो आप लोग गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझ गए होंगे। गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ खास क्वांटिटीज की वैल्यू है तो कोई भी और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये खास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में है उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की खास वैल्यू रखती हैं, तो क्या क्या वही क्वांटिटीज किसी और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो किस तरीके से वैल्यूज रखेंगी, उनको हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। यानी दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिनमें एक रेस्ट में है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो इन दोनों फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्वांटिटीज को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को
गैलीलियो ने पहली दफा इनको फाइंड किया था और फिर इसी को बेस बनाकर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी इन्हीं पर बेस करती है। तो ये एक पहला स्टेप था ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, रिलेटिविटी की तरफ। आई होप कि आप इसको अच्छा समझ होंगे इसको।